जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और आइए 20 अगस्त 2020 के करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दिवस होता है प्रत्येक वर्ष 19 अगस्त को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो वे सभी व्यक्ति जिन्होंने मानवता की सेवा में अपना योगदान दिया, उन सभी के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए और जिन व्यक्तियों ने मानवता की सेवा में अपनी जान को गंवा दिया, उनके प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिए विश्व मानवतावादी दिवस प्रत्येक वर्ष 19 अगस्त को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा वर्ष 2009 में इसे घोषित किया गया था, यानी कि ये इस दिवस का 11वां संस्करण है। और इस वर्ष विश्व मानवतावादी दिवस को समर्पित एक वैश्विक अभियान चलाया गया है जिसका नाम है रियल लाइफ हीरोज। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने अपने सभी बचत खातों के लिए एसएमएस शुल्क माफ कर दिया? तो जो आपके मोबाइल पर बैंक से एसएमएस आता है किसी भी प्रकार के लेन देन के ऊपर, उसके ऊपर बैंकों के द्वारा शुल्क लगाया जाता है। तो अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ये घोषणा की है कि उनके द्वारा बचत खातों के ऊपर जो एसएमएस शुल्क लगाया जाता है उसको इस वर्ष हम चार्ज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इससे पहले आपको याद हो तो एसबीआई ने यह भी कहा था कि जो बचत खातों में न्यूनतम मूल्य की राशि है, अगर कोई उस राशि को मेंटेन नहीं करता है तो अभी तक एसबीआई जो पेनाल्टी लगाती थी उस पेनाल्टी को भी नहीं लिया जाएगा। कई बार आपने देखा होगा कि कई बैंक में अगर आप अकाउंट जा करके खुलवाते हैं तो वहाँ पर उस अकाउंट के अंदर आपको एक मिनिमम राशि को मेंटेन करना होता है। तो एसबीआई की बात करते हैं तो इनके जो मेट्रो शहर में रहने वाले लोग हैं उनके अकाउंट में मिनिमम 3,000 रुपये रहने चाहिए, अर्ध शहरी में 2,000 और ग्रामीण क्षेत्रों में 1,000 न्यूनतम शुल्क रहना चाहिए। तो यहाँ पर अगर किसी व्यक्ति के अकाउंट में इससे कम राशि होती है तो एसबीआई के द्वारा किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं लिया जाएगा। एसबीआई की बात करते हैं तो भारत का सबसे बड़ा ये बैंक है। राष्ट्रीयकृत हुआ था 1955 में, मुख्यालय इसका है मुंबई में और इसके अध्यक्ष हैं रजनीश कुमार। और अभी एसबीआई के द्वारा जो किसान क्रेडिट कार्ड है उसके ऊपर रिव्यू ऑप्शन को भी लॉन्च किया गया है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक कर लें, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इस वीडियो की जो पीडीएफ है वह आपको टेलीग्राम ऐप के ऊपर मिल जाएगी। वहाँ पे आपको सिंपली सर्च करना है केवी गुरुजी और आप उस टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। इसकी जो प्रिंट फॉर्मेट में पीडीएफ है वह आपको वेबसाइट के ऊपर मिलेगी। वेबसाइट का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, वहाँ से जा करके आप बहुत ही कम साइज में पीडीएफ को जनरेट करके डाउनलोड कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने किस राज्य में एक गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला स्थापित किया? तो यहाँ पर बात हो रही है मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी की। तो इनके द्वारा एक क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी स्थापित की गई है गुजरात के पोरबंदर शहर में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब ये लेबोरेटरी करेगी क्या? तो देखिए, ये जो हमारी MPEDA नाम की संस्था है, इसके द्वारा जो भी सी फूड से संबंधित चीज़ें होती हैं, यानी कि उनका किस प्रकार से प्रसंस्करण होगा, उसके जो उत्पाद होंगे उनकी गुणवत्ता क्या होगी, किस प्रकार से इसे आयात या निर्यात किया जाएगा, इन सभी को लेकर के पूरी मॉनिटरिंग की जाती है MPEDA के द्वारा। तो इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर समुद्री उत्पाद के गुणवत्ता और उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए ये क्वालिटी कंट्रोल लैब इनके द्वारा पोरबंदर में स्थापित किया गया है। और ये जो लैब है इसे MPEDA के अध्यक्ष KS श्रीनिवास के द्वारा लॉन्च किया गया। अब बात करते हैं MPEDA की। तो ध्यान रखिएगा, उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत MPEDA अधिनियम 1972 के द्वारा इसे स्थापित किया गया था और इसका मुख्यालय आपको मिल जाएगा कोच्चि में। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न के लिए किस क्रिकेटर को नामित किया गया है? तो यहाँ पर नामित किया गया है रोहित शर्मा को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के बारे में आपको पता ही होगा।
तो वर्ष 2020 के लिए जो चयन समिति है उनके द्वारा 5 खिलाड़ियों को नामित किया गया है, यानी कि इन्हीं 5 खिलाड़ियों में से इस वर्ष का खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। तो रोहित शर्मा ये क्रिकेट से हैं। उसके बाद में है विनेश फोगाट जो कि एक रेसलर हैं। महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल भी नामित की गई हैं। मनिका बत्रा जो कि एक टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं, ये भी नामित की गई हैं। और टी मारियप्पन जो कि एक पैरा हाई जंप की खिलाड़ी हैं और रियो ओलंपिक में जो पैरा ओलंपिक हुआ था उसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, तो इसीलिए इनको भी नामित किया गया है। बात करते हैं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की, तो 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा की जाती है और उसी दौरान जो ये भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है राजीव गांधी खेल रत्न, इसकी भी घोषणा की जाती है। तो यहाँ पर क्रिकेटरों की बात हुई है तो ध्यान रखिएगा, इससे पहले भारतीय क्रिकेट टीम के सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी जिन्होंने अभी संन्यास लिया है और वर्तमान कप्तान विराट कोहली को खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। और रोहित शर्मा के बारे में मैंने आपको कल भी बताया था कि जो स्पोर्ट्स आई बियर ब्रांड है ओकले, इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर अगले 2 वर्षों के लिए रोहित शर्मा को नियुक्त किया है। अगस्त 2020 में जारी अटल रैंकिंग फॉर इनोवेशन में किस भारतीय संस्थान ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो यहाँ पर आईआईटी मद्रास ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। बात करते हैं अटल रैंकिंग फॉर इनोवेशन की, तो वर्ष 2019 में हमारे यहाँ के मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसका नाम वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय हो गया है, उसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। तो अभी हमारे उपराष्ट्रपति एम.वी. नायडू जी के द्वारा अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इनोवेशन अचीवमेंट्स का दूसरा संस्करण जारी किया गया है। तो आईआईटी मद्रास पहले संस्करण में भी शीर्ष पर रहा था और दूसरे संस्करण में भी ये शीर्ष पर है। बाकी अन्य स्थानों की बात करते हैं तो आईआईटी बॉम्बे दूसरे स्थान पे है, आईआईटी दिल्ली तीसरे और आईआईएससी बेंगलुरु चौथे स्थान पे रहा है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा एक रैंकिंग और जारी की जाती है जिसका नाम है NIRF, नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क, और इसके अंतर्गत भी जो ओवरऑल रैंकिंग होती है उसमें भी आईआईटी मद्रास रहता है शीर्ष पर। और एक विश्वविद्यालयों की QS रैंकिंग जारी की जाती है, यानी कि क्वैक क्वेरेली साइमंड्स जो कि ब्रिटेन की एक संस्था है वह जारी करती है। उसके अनुसार भारत का सर्वश्रेष्ठ इंस्टीट्यूट है आईआईटी बॉम्बे, तो इनके नाम भी आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्री ने स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज आत्मनिर्भर भारत के लिए अभिनव समाधान को लॉन्च किया? यानी कि इसका नाम है स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज इनोवेट सॉल्यूशन फॉर सेल्फ रिलायंट इंडिया। तो इसे लॉन्च किया है रविशंकर प्रसाद जी ने। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब ये प्रोग्राम है क्या, उससे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे यहाँ का जो पहला स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर है उसका निर्माण आईआईटी मद्रास के द्वारा सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के द्वारा किया गया था। नाम इसका क्या था? तो नाम इसका था शक्ति। बाद में आईआईटी मद्रास के द्वारा बेगा नाम का भी एक माइक्रो प्रोसेसर का विकास किया गया था। तो ये जो स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज है इसके अंतर्गत जो भी इनोवेटर्स हैं, जो भी हमारे स्टार्टअप हैं या जो भी हमारे छात्र हैं उनको इनवाइट किया जाएगा कि आप आइए और इन माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग करके कोई भी टेक्नोलॉजी आधारित प्रोडक्ट का निर्माण करिए। तो इसीलिए यहाँ पर स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज की शुरुआत की गई है। रविशंकर प्रसाद जी की बात करते हैं तो ये वर्तमान में कानून और न्याय के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स, IT और संचार मंत्री भी हैं। कई बार 2 मंत्रियों में कन्फ्यूजन होती है, एक तो है रविशंकर प्रसाद जी, एक है प्रकाश जावड़ेकर जी। तो प्रकाश जावड़ेकर जी के पास में सूचना और प्रसारण मंत्रालय है, यानी कि इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है। और बात करते हैं रविशंकर प्रसाद जी की तो इनके पास इलेक्ट्रॉनिक्स, IT और संचार मंत्रालय है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार के महुआडीह रेलवे स्टेशन के नाम को बदलने के लिए गृह मंत्रालय ने मंजूरी दी है? तो ये सरकार है उत्तर प्रदेश की। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा। दरअसल उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा ये मांग की गई थी कि वाराणसी जिले में जो महुआडीह रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदल करके बनारस रेलवे स्टेशन रखा जाए।
तो अब इसे गृह मंत्रालय के द्वारा मंजूरी दे दी गई है। और इसी वर्ष उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा जो नौगढ़ रेलवे स्टेशन है सिद्धार्थनगर जिले में, इसका नाम बदल करके भी सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन किया गया है। इसके अलावा प्रयागराज में भी 4 स्टेशनों के नाम इस वर्ष उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा बदले गए हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने नई इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020 की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा। दरअसल उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा काफ़ी समय से ये कोशिश की जा रही है कि हमारे देश में हमारे राज्य में निवेश को आकर्षित किया जाए, और इसी क्रम में ये जो नई इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति है, इसके अंतर्गत इन्होंने ये लक्ष्य रखा है कि अगले 5 वर्षों में 40,000 के करोड़ को हम अपने यहाँ पर आकर्षित करेंगे, यानी कि कुल मिलाकर के 40,000 करोड़ का निवेश हो, और इसके माध्यम से 4 लाख प्रत्यक्ष रोजगार उत्पन्न करने का भी लक्ष्य रखा गया है। तो ध्यान रखिएगा, नई इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020 उत्तर प्रदेश की सरकार ने घोषित किया है। अगला प्रश्न है, किस कंपनी को इंडियन प्रीमियर लीग 2020 के लिए टाइटल प्रायोजक के लिए चुना गया? तो यहाँ पर चुना गया है ड्रीम 11 को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आपको पता होगा कि आईपीएल की अभी तक की स्पॉन्सर कौन थी, टाइटल स्पॉन्सर, वो थी वीवो। जैसे आपको यहाँ पर ड्रीम 11 लिखा हुआ मिल रहा है, वैसे आपको देखने को मिलता होगा वीवो आईपीएल। तो जब से चीन के साथ में विवाद हुआ, गैलवान में जो घटना हुई, उसके बाद में काफ़ी ज़्यादा विरोध हुआ चीनी कंपनियों का, तो आईपीएल ने यहाँ पर चीन का जो ये प्रायोजक कंपनी थी जिसका नाम है वीवो, इसे अपने प्रायोजक से हटा दिया और फिर इसके लिए नीलामी हुई, और यहाँ पर ड्रीम 11 को नए प्रायोजक के रूप में चुना गया है। ध्यान रखिएगा, इस वर्ष आईपीएल का 13वां संस्करण होगा, जो कि 19 सितंबर से लेकर के 20 नवंबर तक संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया जाएगा। और ड्रीम 11 ने यहाँ पर बीसीसीआई के साथ में 222 करोड़ रुपए का अनुबंध किया है, और इसी अनुबंध के तहत इसे टाइटल प्रायोजक के रूप में चुना गया है। आईपीएल की बात करते हैं तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा बार 4 बार मुंबई इंडियन की टीम इस खिताब को जीती है। अगला प्रश्न है, किस पेमेंट बैंक ने डिजिटल बचत खाता जन बचत खाता लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है फिनो पेमेंट बैंक ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो इस बचत खाता के अंतर्गत जो भी फिनो पेमेंट बैंक के कस्टमर होंगे, उनको 2 प्रकार की सुविधाएं मिलेंगी। पहली सुविधा ये होगी कि जिनके पास में ये जन बचत खाता होगा, वह किसी फिनो बैंक की शाखा पर जा कर के, या फिर कोई अगर फिनो का मर्चेंट पॉइंट है वहाँ पर जा कर के फिंगरप्रिंट और ओटीपी के साथ में लेन देन कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरी सुविधा ये मिलेगी कि कोई भी जो अन्य इस प्रकार के सेंटर होंगे जहाँ से पैसे का लेन देन किया जा सकता है, वहाँ पर आधार कार्ड के माध्यम से वे लेन देन कर सकते हैं। इससे पहले भी फिनो पेमेंट बैंक के द्वारा शुभ और भविष्य नाम से बचत खाता लॉन्च किया गया था। तो बस आप सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना हुई थी 2006 में, मुख्यालय है मुंबई में, और इसके एमडी और सीईओ हैं ऋषि गुप्ता। रसेल कृश, जिनका हाल ही में निधन हुआ, प्रसिद्ध कौन थे? तो रसेल कृश की बात करते हैं तो ये एक कंप्यूटर वैज्ञानिक थे। तो अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और इन्होंने आविष्कार किसका किया था? तो आप देखते होंगे जो हमारे मोबाइल के कैमरे होते हैं उनमें आपको मिलेगा पिक्सेल। तो पिक्सेल किसी तस्वीर में इस प्रकार से जो आपको पार्ट दिखते हैं वही होता है पिक्सेल। तो यहाँ पर रसेल कृश के द्वारा पिक्सेल का आविष्कार किया गया था, और दुनिया की जो पहली डिजिटल तस्वीर थी उसको भी स्कैन करने वाले ये कंप्यूटर वैज्ञानिक थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दुनिया की पहली डिजिटल तस्वीर थी। अगला प्रश्न है, अगस्त 2020 में किसने भारत के चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा दिया? तो ये इस्तीफा दे दिया है अशोक लवासा जी ने। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अशोक लवासा जी के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये सितंबर 2020 से जो एशियाई विकास बैंक है उसके उपाध्यक्ष का पदभार ग्रहण करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि जब वहाँ चले जाएंगे तो यहाँ इनका पद रिक्त होगा, इसीलिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है।
बात करते हैं एशियाई विकास बैंक की, तो 19 दिसंबर 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका है फिलीपींस की राजधानी मनीला में, और जापान के मसात्सुगु असाकावा इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं, और इसके सदस्य देशों की संख्या 67। अब बात करते हैं अपने चुनाव आयोग की, तो ध्यान रखिएगा 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी, और इसीलिए 25 जनवरी को हम लोग राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाते हैं। चुनाव आयोग हमारे संविधान के अंतर्गत स्थापित की गई थी, और इसके बारे में आर्टिकल 324 में प्रावधान है, यानी कि यह एक संवैधानिक निकाय है। अब बात करते हैं इसके गठन की, तो इसमें कुल मिलाकर के 3 सदस्य होते हैं। एक हमारे होते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त, यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो कि वर्तमान में है सुनील अरोड़ा जी, और 2 अन्य आयुक्त होते हैं, जिनमें से एक थे अशोक लवासा जी और दूसरे हैं सुशील चंद्र जी। तो अब सुशील चंद्र जी बचे हुए हैं, और अशोक लवासा जी जो कि संभवतः अगले हमारे इलेक्शन कमिश्नर होते, वे अब यहाँ से चले गए हैं, कहाँ पर, मनीला। अगला प्रश्न है, इब्राहिम बाऊबकीता ने सैन्य विद्रोह के कारण किस देश के राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया? तो ये राष्ट्रपति थे माली देश के। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। दरअसल 2018 की बात है। 2018 में यहाँ पर राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुआ, और तब इन्होंने दूसरी बार जीत हासिल की थी, लेकिन इनके कार्यकाल में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो गई जिनके कारण जनता में एक आक्रोश था, और यहाँ पर जो सेना है माली देश की, उन्होंने विद्रोह कर दिया। तो सैन्य तख्ता पलट हो गया यहाँ पर, और सेना के द्वारा इनको हिरासत में ले लिया गया, जिसके बाद में इब्राहिम बाऊबकीता ने इस्तीफा दे दिया है। तो सैन्य तख्ता पलट के मुख्य नेता रहे अस्मी गोइता, और यही संभावित राष्ट्रपति होंगे अगले माली देश के। माली की बात करते हैं तो ये अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। राजधानी इसकी है बमाको में। इसकी मुद्रा है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक, और लोकेशन की बात करते हैं तो ये आप देख सकते हैं माली देश को, ये मॉरिटानिया, इसके अलावा यहाँ पर मिलेगा सेनेगल, फिर आपको मिलेगा यहाँ पर गिनी, फिर यहाँ पर है आइवरी कोस्ट, बुर्किना फासो, नाइजर और अल्जीरिया। इन देशों के साथ में अपनी सीमा साझा करता है। और ध्यान रखिएगा अफ्रीका का ये एक स्थलरुद्ध यानी कि लैंड लॉक कंट्री है। अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्री ने स्ट्रीट वेंडर्स के लिए सोर्स लोन आवेदन के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है हरदीप सिंह पुरी जी ने। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा। हरदीप सिंह पुरी की बात करते हैं तो इनके पास वर्तमान में 2 मंत्रालय है। एक तो हमारा है शहरी और आवास मंत्रालय, दूसरा है नागरिक और उड्डयन मंत्रालय। तो इन्हीं के द्वारा यहाँ पर सोर्स लोन आवेदन के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। अब ये ऐप काम क्या करेगा? तो इस ऐप के माध्यम से जो भी स्ट्रीट वेंडर हैं वह यहाँ पर स्ट्रीट वेंडर के लिए जो स्कीम है जिसका नाम है PM स्वनिधि यानी कि प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना, इसके तहत लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। और आपको ये राशि ध्यान रखनी है कि एक स्ट्रीट वेंडर को मैक्सिमम अपना व्यापार उसको पुनः शुरू करने के लिए 10,000 रुपये का लोन दिया जाएगा। चलिए अब कल के प्रश्नों का उत्तर जान लेते हैं। पहला प्रश्न था, लद्दाख के राज्यपाल RK माथुर ने किस नदी पर निर्मित एक पुल का उद्घाटन किया? तो अभी हाल ही में इन्होंने एक पुल का उद्घाटन किया है लद्दाख के लेह शहर में, और ये पुल जो है वह सिंधु नदी के ऊपर निर्मित है। तो लेह में स्थित 5 गांवों को ये जोड़ेगी। तो ये आपको नहीं ध्यान रखना है, बस ध्यान ये रखिएगा कि सिंधु नदी पे इस पुल का निर्माण किया गया है। ओफेक 16 किस देश का एक नया जासूसी उपग्रह है? तो इसे सफलतापूर्वक लॉन्च किया इजराइल ने। अपस्टार 6D किस देश का एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है? तो ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है चाइना का। द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं स्टीव वा। गोधन न्याय योजना किस राज्य की सरकार के द्वारा शुरू की गई? तो ये शुरू की गई है छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार के द्वारा। आज के वीडियो से आपके लिए प्रश्न है, फ्लिपकार्ट के द्वारा किस IIT के साथ अकादमिक सहयोग मजबूत करने के लिए एक समझौता किया गया है? थमाम पट्टी लकड़ी की नक्काशी के लिए किस राज्य को GI टैग दिया गया? गोवा राज्य को किस उत्पाद के लिए अभी GI टैग मिला है? तो कुल उत्पादों के नाम आपको बताने हैं। काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? और ITBP यानी कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के महानिदेशक कौन है? तो कल से जिन भी लोगों का
उत्तर सबसे सही होगा उन सभी लोगों के नाम भी मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो में शामिल कर सकूं, जिससे आपको भी थोड़ा सा और हौसला मिल सके बेहतर तरीके से उत्तर लिखने का। तो वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो इसे भी ज़रूर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।